हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में पढ़ा था इन्नेट इम्यूनिटी वाला टॉपिक। तो उसमें 4 मेन तरीके थे इन्नेट इम्यूनिटी से जो बाय बर्थ प्रेजेंट रहती है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। अब उसके बाद अगला आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी से कैसे डिफ़र करती है। तो वो कैसे डिफ़र करती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। कि ये कैसी रहती है, पैथोजन स्पेसिफिक, कि पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के लिए पर्टिकुलर टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी क्या रहती है, वो हमें फिक्स बेसिक फीचर्स के फॉर्म में मिलती है जो एक जैसे ही रहते हैं, चाहे पैथोजन अलग अलग एंट्री कर रहा हो। तो वो सबको प्रिवेंट करने में रोल प्ले करते हैं। बट ये वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या रहती है, ज़्यादा स्पेसिफिक रहती है टू ए पर्टिकुलर पैथोजन, उसको किल करने के लिए। अब एक तो ये डिफरेंस है इन्नेट से कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है, वो वाली नॉन स्पेसिफिक रहती है कि वो सबको सेम मिलती है, ये अलग अलग डेवलप होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंटरेक्शन विद डिफरेंट पैथोजन्स। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस है कि इट इज़ करेक्टराइज बाय मेमोरी, कि इसमें कि कि कोई भी फॉरेन अगर पार्टिकल एंटर कर रहा है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फर्स्ट टाइम पे एंट्री कर रहा है, तो उसके खिलाफ अपना ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होके उससे इंटरेक्शन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम पे अगर वो एनकाउंटर कर रहा है तो उस टाइम जो वो रिस्पॉन्स पैदा करेगा, इफेक्ट पैदा करेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, वो स्लो करेगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम पे फिर से वही पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट एक्टिवेट हो जाता है, जल्दी काम करने लग जाता है और जल्दी से उस पैथोजन को किल करने में रोल प्ले करता है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम पे एनकाउंटर हुआ था उसके बाद पहले एनकाउंटर की कुछ मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और वो मेमोरी सेल अपने ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। और वो मेमोरी सेल जब अगर सेकंड टाइम पे वही पैथोजन फिर से एंटर कर रहा है अपनी बॉडी में तो जल्दी से काम करने लग जाती हैं वो मेमोरी सेल। यानी कि उनका इफ़ेक्ट जो रहता है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का रहता है और जल्दी से वो पैथोजन्स को किल कर देती है। तो ये एक सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कि इनमें क्या रहता है, इनको मेमोरी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी। और जब भी फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी के बाद सेकंड रिस्पॉन्स ये पैदा करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, तो वो ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड होगा, ज़्यादा हाई टाइप का होगा, ज़्यादा फास्ट होगा उसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में। तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि इट इज़ करेक्टराइज बाई मेमोरी। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार कोई पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स अपनी बॉडी बनाएगी वो क्या बोला जाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन वो प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का, कि उसमें कम इंटेंसिटी होती है। तो वैसे ही अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम किसके हेल्प से होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दो ये स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं ब्लड में, WBC होती हैं, जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला सिस्टम बॉडी में प्रोवाइड करती हैं। तो पहले टाइम पे अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो वो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी वो लो इंटेंसिटी करेंगी, कम प्रोड्यूस करेंगी, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है। लेकिन उसी में कुछ बी लिम्फोसाइट जब उसी टाइम पे कन्वर्ट हो जाती है मेमोरी सेल में और वो मेमोरी सेल अपनी ब्लड में रहेंगी और अगर कभी फर्दर वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर से हो जाता है तो वो जल्दी से एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, हाईली इंटेंसिफाइड मेमोरी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी। अब कह रहा है कि ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स था वो लो इंटेंसिटी का था, बट सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, वही पैथोजन फिर से एंटर कर जाए अपनी बॉडी में तो क्या होगा, इलिसिट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स और एनेमेस्टिक रेस्पॉन्स। तो जो सेकंड टाइम पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा अपना ये वाला एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, वो कैसा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रेस्पॉन्स, फर्स्ट के कंपेयर में ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होगी एंटीबॉडीज़ की और ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन होगी। क्यों, क्योंकि पहले एनकाउंटर के लिए अपनी बॉडी में क्या रह जाती हैं, मेमोरी सेल्स बन जाती हैं और वो जल्दी से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने लग जाती हैं। तो कह रहा है अब ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड नेट रेस्पॉन्स क्यों हुआ, दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट
आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, कि अपनी बॉडी में क्या रह जाती है, मेमोरी रह जाती है फर्स्ट एनकाउंटर की। तो ये कोई बी लिम्फोसाइट थी, ये भी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना सकती थी कि इसके यहाँ पे ये एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, यहाँ पे एंटीबॉडी। अब ये बी लिम्फोसाइट जैसे इंटरेक्शन करेगी एंटीजन के साथ, तो ये दो तरह की सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एक होती है इफेक्टर सेल, दूसरी होती है मेमोरी सेल। तो फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स में इफेक्टर सेल क्या बनाने लग जाएंगी, एंटीबॉडीज, लेकिन ये लो इंटेंसिटी की बनाएंगी। और फर्स्ट एनकाउंटर के बाद अपनी बॉडी में कुछ बी लिम्फोसाइट क्या बन के स्टोर हो जाएंगी, मेमोरी सेल। अब यही पैथोजन सेकंड टाइम पे आ गया, तो ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन अनहेंस कर देंगी, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड प्रोडक्शन करेंगी एंटीबॉडीज़ का सेकंड टाइम पे। तो इसलिए बोलते हैं कि बी लिम्फोसाइट जब उसकी इंटरेक्शन होगी एंटीजन के साथ, बाहर के पैथोजन के साथ, तो कन्वर्ट हो जाएगी एक इफेक्टर सेल में, दूसरा मेमोरी सेल में। इफेक्टर सेल फर्स्ट टाइम पे ही क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेगी, लेकिन ये लो प्रोडक्शन होगा। और फिर दूसरी टाइम पे मेमोरी सेल बन जाएंगी, फर्स्ट टाइम पे कुछ सेल मेमोरी सेल बन जाएंगी, और वो मेमोरी सेल अगर सब सेकंड टाइम पे एनकाउंटर हो गया तो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स शो करेंगी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा फास्ट होगी फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपेयर में। तो ये है कि भाई अपनी बॉडी के पास क्या रह जाती है, मेमोरी रह जाती है फर्स्ट एनकाउंटर की। तो इसलिए वो जो सेकंड रिस्पॉन्स पैदा करेगी वो ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड होगा, ज़्यादा फास्ट होगा फर्स्ट के कंपेयर में। अब कह रहा है कि भाई ये दोनों जो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, कौन कैरी आउट करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हैं, ये कौन कैरीड आउट करेगा, आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप की लिम्फोसाइट्स हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड। कौन सी दो स्पेशल टाइप की हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये दोनों मिलके जो भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेंगी अपनी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या बोला जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाएगा। अब इसमें बी लिम्फोसाइट क्या काम करेगी, तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी। कब, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन टू आवर ब्लड, जब अपने ब्लड में कोई पैथोजन आ जाए तो टू फाइट विद दैम वो क्या प्रोड्यूस करेगी, आर्मी ऑफ प्रोटीन, नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी। और बी लिम्फोसाइट ने जो प्रोटीन्स बनाई उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो बी लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स पे इफेक्टर सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं, और एक्चुअल में एंटीबॉडी क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं इनको। इनको एंटीबॉडीज को और भी क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन वैसे लिख देते हैं IG, इम्यूनोग्लोबिन। कई टाइप्स की रहती है, कई तरह की रहती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, तो वो प्रोड्यूस करती हैं बी लिम्फोसाइट फाइट करने के लिए। अब फिर है कि टी लिम्फोसाइट क्या फंक्शन करेंगी, तो द टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज, क्यों खुद तो एंटीबॉडीज बनाएंगी नहीं, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस दैम, लेकिन बी सेल की हेल्प करेंगी कि वो क्या कर पाएँ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर पाए, इम्यूनोग्लोबिन्स का प्रोडक्शन कर पाए, इसमें वो हेल्प करेंगी बी लिम्फोसाइट की। अब है कि भाई ये आ जाए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये एनसीईआरटी में एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपको अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। तो इसमें क्या रहती हैं, चेन प्रेजेंट होती हैं, पेप्टाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड चेन, जिसमें अमाइनो एसिड लिंक हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक चेन बना देंगी, पूरी की पूरी पेप्टाइड चेन बना देंगे ऐसे। तो ऐसे इसमें 4 चेन दिखेंगी, एक ये वाली और ये वाली क्या बोली जाती है, हैवी चेन। ये दोनों कैसे बोली जाती हैं, हैवी चेन। और इनके पेरीफ्री में, आउटर साइड में, सेंटर में तो ये हैवी चेन होंगी, और आउटर साइड में पेरीफ्री में क्या मिलती हैं, लाइट चेन प्रोड्यूस होती हैं। और ये हैवी 2 चेन है जो सेंटर में है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड लिंकेज, सल्फर बॉन्ड है उनकी हेल्प से जुड़ी हुई हैं। और ये दोनों हैवी चेन लाइट चेन से भी जुड़ी हुई हैं किसकी हेल्प से, डाइसल्फाइड लिंकेज, वही सल्फर बॉन्ड। और इनके पास 2 पार्ट्स होंगे, एक बोला जाएगा सी टर्मिनल, क्योंकि यहाँ COOH ग्रुप फ्री रहेगा अमीनो एसिड का, और एक साइड बोला जाएगा एन टर्मिनल, क्योंकि वहाँ NH2 अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा। और जिधर अमीनो ग्रुप रहता है उधर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट।
कि ये हैवी चेन और लाइट चेन दोनों मिलके क्या बनाएंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट, कि यहाँ आके कौन फिट हो सकता है एंटीजन, तो वो एंटीजन यहाँ बाइंड हो जाने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो एंटीबॉडी के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसको क्या बोलते हैं, पैराटोप। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, हैवी चेन प्रेजेंट इन सेंटर और लाइट चेन प्रेजेंट इन पेरिफ्री। हैवी चेन आपस में भी जुड़ी है डाइसल्फाइड लिंकेज से, और हैवी चेन लाइट चेन से भी जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड लिंकेज से। एक साइड सी टर्मिनल, एक साइड एन टर्मिनल। एन टर्मिनल की तरफ क्या मिलेगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको क्या बोलेंगे, पैराटोप। तो इसका फॉर्मूला क्या बना देते हैं, H2L2, टू हैवी चेन टू लाइट चेन एक एंटीबॉडी में। और ये एंटीबॉडी को कैसा स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। किसने बनाया, बी लिम्फोसाइट ने बनाया। लेकिन इस किसने हेल्प की बी लिम्फोसाइट की ये बनाने के लिए, टी लिम्फोसाइट ने उसकी हेल्प की। तो अब खाली यही आ जाए बोर्ड में 2 मार्क्स में कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाना, तो वो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। साथ में ये लाइन लिखनी आनी चाहिए कि ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। कितनी पेप्टाइड चेन मिलेंगी, 4 पेप्टाइड चेन। 2 स्मॉल चेन, जो 2 छोटी चेन मिलेंगी उनको क्या बोलेंगे, लाइट चेन, जो पेरिफ्री में है। एंड 2 लॉन्गर चेन, जिनको क्या बोलेंगे, हैवी चेन, वो सेंटर में है। और हंस एन एंटीबॉडी कैसे, किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट होगी, H2L2, टू हैवी चेन टू लाइट चेन। और ऐसे चलो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एंटीबॉडी भी अलग अलग तरह की रहती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं अपनी बॉडी में। मेनली वो 5 तरह की होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन G। IgA, IgM, IgE, IgG, और एक और रहती है IgD। तो ऐसे ये 5 मेजर टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबिन्स की, एंटीबॉडीज़ की, जो अपनी बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है किसी भी इन्फेक्शन के टाइम पे। तो इनका ये वाली लाइन आनी चाहिए स्ट्रक्चर के साथ। अब कह रही है अगर भाई ये किसी भी एंटीजन के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो ये बी लिम्फोसाइट बनाएगी और अपने ब्लड में बनाएगी। तो ब्लड में ये इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होगा। तो जो भी इम्यून रिस्पॉन्स अपने ब्लड में पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल वर्ड इज रिलेटेड टू ब्लड। तो कह रहा है बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन दी ब्लड, कि आपकी बी लिम्फोसाइट इन एंटीबॉडीज को कहाँ बनाएगी, जो पैथोजन को कहाँ इंटरेक्ट करेगी, ब्लड के अंदर, वहीं पे बनाएगी उनके खिलाफ। तो द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, ब्लड के अंदर। और उस इम्यून रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। कौन उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, बी लिम्फोसाइट उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। ये है। अब कह रहे हैं ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स जो अपने ब्लड में प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में वैसे 2 तरह का है, तो उनमें से ये एक टाइप है एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स की, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ये कैसा है, एंटीबॉडी मीडिएटेड, कि इस इम्यून रिस्पॉन्स में अपने ब्लड के अंदर क्या बनने लग जाएंगी, एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी। और कौन बनाएगा उनको, बी लिम्फोसाइट उनको बनाएगा। और टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेगी उन इम्यूनोग्लोबिन्स को या एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। और मेजर इन 5 तरह की 5 टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ की जो बन सकती हैं, IgA, IgM, IgE, IgG और IgD। IG का किसके लिए लिख रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटीबॉडीज़। तो 5 तरह की हैं मेनली। तो ये ब्लड में प्रोड्यूस होंगी, कोई भी एंटीजन अगर ब्लड में मिल जाता है बी लिम्फोसाइट को, तो वहाँ वो यहाँ पे इन एंटीबॉडीज़ को, इम्यूनोग्लोबिन्स को बनाने लग जाएगी और उनको बाइंड करा लेगी अपने साथ और उनको न्यूट्रलाइज कर देगी, किल कर देगी एंटीजन को। तो ये एक तरह का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी मीडिएटेड। फिर अगला आता है दूसरा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, वो क्या रहता है, सेकंड टाइप, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा कौन सा रहता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, या इसको क्या भी बोल देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, CMI। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद करनी है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बट इस टाइप की इम्यूनिटी में, इस टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सी सेल मेन रोल प्ले करेंगी, फंक्शन प्ले करेंगी,
द टी लिम्फोसाइट मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि इसमें कौन सी लिम्फोसाइट काम करेंगी, टी लिम्फोसाइट काम करेंगी। अब है कि भाई ब्लड में अगर कोई एंटीजन आया तो ब्लड में तो उस एंटीजन को किल करने के लिए कौन है, बी लिम्फोसाइट, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उनको मार देंगी। पहले टाइम पे आएगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बनाएंगी, सेकंड टाइम पे आएगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बना देंगी, और प्राइमरी फर्स्ट टाइम पे इफेक्टर सेल होती हैं उसको किल करेंगी एंटीबॉडी बना के, और दूसरी मेमोरी सेल बन जाती हैं, वो मेमोरी सेल सेकंड टाइम पे अगर पैथोजन आ गया तो किल कर देंगी उसको। लेकिन मान लो कि किसी तरह से ये पैथोजन ब्लड से एस्केप करके सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर एंटर कर गया, तो टिश्यू के अंदर भी तो कोई सेल्स पर्टिकुलर होनी चाहिए जो उस पैथोजन को, एंटीजन को किल कर सके, जो बाहर से एंटर किया है अपनी बॉडी में। तो सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर उसको किल करने के लिए कौन प्रेजेंट होती हैं, टी लिम्फोसाइट। तो ब्लड में तो किल करने के लिए कौन थी, बी लिम्फोसाइट, लेकिन अगर सेल में, टिश्यू में एंटर कर गया, वहाँ किल करने के लिए कौन है, टी लिम्फोसाइट। तो ये दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इसमें टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स जो हैं वो उस इम्यूनिटी को मीडिएट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये दोनों याद करनी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज बाय बी लिम्फोसाइट बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स, कहाँ पे, ब्लड में। और दूसरा, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर। फिर एक बता रखा है कि वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन organs like हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, कि वो फेल हो जाए अपना फंक्शन करने में, हार्ट काम नहीं कर रहा, आई, लीवर, किडनी, तो उसका क्या तरीका होता है, क्या रेमेडी है उसके लिए, ट्रांसप्लांटेशन, कि हम ट्रांसप्लांट करा देते हैं उन पार्ट्स का। तो ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू अनेबल द पेशेंट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, कि किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आई ट्रांसप्लांट कराते हैं। लेकिन जब ऐसे ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें किसकी सर्च बिगिन होती है, एक सूटेबल डोनर की, कि उसमें जो पार्ट हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, कि भाई दूसरे का हम किडनी लेके आ रहे हैं, वो किडनी किसी पर्सन में इंजेक्ट करनी है, ट्रांसप्लांट करनी है, तो उस किडनी को क्या बोलते हैं हम, ग्राफ्ट। जिस भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वो क्या बोला जाएगा, ग्राफ्ट। लेकिन अगर ऐसे तुम किसी दूसरे का वो ग्राफ्ट लाके किसी के अंदर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो वो ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी बॉडी, उसकी फंक्शनिंग को, मान लो किडनी लेके आए, दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट करा दी, तो वो किडनी कुछ दिन के बाद उस पर्सन में काम करना छोड़ जाएगी, वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ढूंढा जाता है, सूटेबल डोनर, कि ऐसा डोनर लेके आओ जिसका ग्राफ्ट के, जिसके ओ पार्ट का रिजेक्ट होने का चांस मिनिमम हो, कि वो रिजेक्ट ना हो। तो ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, कि किसी एनिमल का तुम पार्ट ले आए, अनदर प्राइमेट्स, ह्यूमन के अलावा मंकी का ले आए, एप का ले आए, या एनी ह्यूमंस का ही दूसरे का ले आए, कैन नॉट बी मेड। ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लाके, ग्राफ्ट लाके हम किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट, ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। क्यों, सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर, जो ग्राफ्ट तुम लेके आए हो, जो पार्ट हम लेके आए हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा, बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी, उसकी फंक्शनिंग को। और ये पूरा रिजेक्शन किस वजह से ही होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। कौन सी सेल्स, टी सेल्स। तो उसको रिजेक्ट कराने में कौन सी सेल्स काम करती हैं, टी सेल्स। टी सेल्स ये पता लगा लेती हैं कि ये अपनी बॉडी की सेल्फ सेल हैं, खुद की सेल हैं, या नॉन सेल्फ सेल है। तो अगर हम किसी दूसरे का किडनी का पार्ट लेके आए हैं तो बॉडी को पता चल जाएगा, टी लिम्फोसाइट बता देंगी कि ये सेल्फ पार्ट है या नॉन सेल्फ। और जब उनको ये पता चल जाएगा ये नॉन सेल्फ पार्ट है तो उसकी फंक्शनिंग को रिजेक्ट कर देंगे। तो ग्राफ्ट क्या हो जाएगा अपनी बॉडी में, रिजेक्ट, काम करना छोड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी सेल काम करती हैं, टी लिम्फोसाइट, और कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो कह रहा है अगर ऐसे किसी का ग्राफ्ट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिश्यू मैचिंग, कि कम से कम उनके टिश्यू मैचिंग होनी चाहिए। तो टिश्यू मैच हो जाएं, ऐसा चांस कहाँ बनता है कि आप किससे लेके आओ, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, अगर उसमें से आइडेंटिकल ट्विन्स का या क्लोज रिलेटिव्स ही हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, उनका अगर ग्राफ्ट किसी पर्सन में डाला जाए तो हो सकता है उसके कम से कम चांस हो रिजेक्शन के। लेकिन दूसरे ह्यूमन से ले आए जो अनरिलेटेड है, या किसी अदर प्राइमेट से ही ले आए, या किसी और ही एनिमल्स का निकाल के ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो उनके चांस है कि वो पक्का क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे।
तो कम से कम टिश्यू मैचिंग जो क्लोज रिलेटिव में होने के चांस हैं और ब्लड ग्रुप की मैचिंग, ये इसेंशियल हैं बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। तो ये करने पड़ेंगे, लेकिन और साथ साथ में एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज और हर लाइफ। इसके बाद भी अगर ट्रांसप्लांट हो गया है उसके बाद भी पूरी लाइफ उस पेशेंट को क्या कौन सी ड्रग्स दवाई लेनी पड़ेंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट। जो भाई अब वो बाहर का ग्राफ्ट लगा रखा है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स, टी लिम्फोसाइट उसके खिलाफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन फिर साथ साथ उस पर्सन को क्या देनी पड़ेंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो उसके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती रहें, सप्रेस, कम करती रहें, सो दैट वो ग्राफ्ट क्या ना होए, रिजेक्ट ना हो जाए। तो इम्यूनोसप्रेसेंट उसको खानी पड़ेंगी, साथ साथ वो दवाई लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि कौन सी अपनी बॉडी की सेल्फ सेल है और कौन सी अपनी बॉडी की नॉन सेल्फ सेल है, ये पहचानने की एबिलिटी है अपनी बॉडी के पास। और कौन बताएगा कि कौन सेल्फ सेल है नॉन सेल्फ सेल है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। कि जो अपना सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है टी लिम्फोसाइट वाला, वो ये बताएगा कौन अपनी बॉडी की सेल्फ सेल है, कौन सी नॉन सेल सेल है। और जो नॉन सेल सेल होगी उसके खिलाफ ये इम्यून रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड वाला एक्टिवेट हो जाएगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उसके लिए टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी पड़ेगी और ग्राफ्ट कराने के बाद भी उस पर्सन को, पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का, मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, सो दैट उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो सेल मीडिएटेड वाला है वो कम से कम एक्टिवेट हो, सो दैट वो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो जाए उसकी बॉडी में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आएगा ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट। कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों कर पाती हैं वो ये काम, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पास ये पावर होती है, एबिलिटी होती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं सेल्फ सेल को नॉन सेल्फ सेल से। और अगर कोई नॉन सेल्फ बाहर की सेल मिली तो उसके खिलाफ वो रिस्पॉन्स पैदा करके उसको रिजेक्ट कर देंगी। ये है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है अच्छे से जो आपको पूरी याद करनी है, जिसमें दो तरीके फॉलो हो रहे हैं। पहला तो क्या, बी लिम्फोसाइट वाला। बी लिम्फोसाइट वाला क्या बोला जाता है, ब्लड में प्रोड्यूस होता है इसलिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और उसमें बी लिम्फोसाइट जैसे ही कोई पैथोजन बाहर से आएगा उस तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बी लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल में और साथ में मेमोरी सेल में। जब कोई पहली बार आ रहा है पैथोजन प्राइमरी रिस्पॉन्स में, और प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होगा तो जो इफेक्टर सेल होंगी वो क्या बनाने लग जाएंगी, एंटीबॉडीज, लेकिन वो लो रिस्पॉन्स होगा। लेकिन साथ साथ में प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे क्या बन जाती हैं, मेमोरी सेल, और ये मेमोरी सेल अपने ब्लड में रहेंगी स्टोर्ड। और अगर सेकंड टाइम पे सेम पैथोजन आता है तो ये मेमोरी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एनहेंस कर देती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हैं, इंटेंसिफाइड कर देती हैं। तो सेकेंड रिस्पॉन्स जो होता है वो ज़्यादा एमएनएस्टिक होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, इंटेंसिफाइड होता है। और ये क्यों कर पाया, क्योंकि अपनी बॉडी के पास मेमोरी थी पहले एनकाउंटर की। तो पहले एनकाउंटर की मेमोरी के टाइम पे क्या बन गई थी, मेमोरी सेल। तो वो सेकंड टाइम पे फास्ट काम करेंगे। और ये जो प्राइमरी अपना पूरा इम्यून सिस्टम है ओवरऑल, इसमें काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ये काम कैसे करती हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन बना के किसी भी पैथोजन के खिलाफ, और वो पैथोजन के खिलाफ वो आर्मी ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी में उनके खिलाफ क्या करेगी, फंक्शन करेगी, फाइट करेगी, उनको न्यूट्रलाइज करेगी, किल करेगी। और वो आर्मी ऑफ प्रोटीन जो बी लिम्फोसाइट ने ब्लड में बनाई उनको हम क्या बोल देंगे, एंटीबॉडीज बोलेंगे, या फिर उनको क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलेंगे, आईजी बोलते हैं। और ये इम्यूनोग्लोबिन्स ब्लड में फंक्शन करेंगी। और साथ में जो टी लिम्फोसाइट हैं वो खुद तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन वो किसकी हेल्प करेंगी, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करेंगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए उनकी हेल्प करेंगी। और ऐसे जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितनी पेप्टाइड चेन मिलेंगी, 4 पेप्टाइड चेन। 2 तो सेंटर में मिलेंगी पेप्टाइड चेन और 2 पेरीफ्री में मिलेंगी। तो ये जो सेंटर में चेन मिलेंगी इनको क्या बोलेंगे, हैवी चेन। और जो पेरीफ्री में 2 चेन मिलेंगी छोटी वाली उनको क्या बोलेंगे, लाइट चेन। और ये हैवी चेन और लाइट चेन का ये वाला पार्ट एन टर्मिनल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंटीजन बाइंडिंग की। यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड कर जाएगा।
तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है एन टर्मिनल की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पैराटोप। और जो दूसरा ये वाला टर्मिनल है इसको क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल। और ये दोनों आपस में हैवी चेन किससे जुड़ी हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से। हैवी चेन लाइट चेन से भी किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो ऐसी एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट बनाती हैं और ये पेप्टाइड चेन है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिनमें 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, H2L2। और ये एंटीबॉडी का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, आपको जूलॉजी नोटबुक में बनाना है ये वाला डायग्राम बुक से देख के, एंटीबॉडी का डायग्राम। और ऐसे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी वो कितने टाइप्स की प्रोड्यूस कर सकती है बी लिम्फोसाइट, 5 तरह की है। IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन M यानी IgM, IgE, IgG और IgD। ऐसे 5 मेजर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, जो प्रोटीन चेन है। और ये एंटीबॉडी हैं, ये अपने बी लिम्फोसाइट एंटीजन के खिलाफ बनाएंगी, लेकिन कहाँ पे बनाएंगी, ये ब्लड में। तो इसलिए जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्या बोला, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ब्लड के अंदर। तो वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाएगा, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है। तो दिस इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमने बर्थ के बाद एक्वायर्ड किया है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वाला। और ये उनमें से एक टाइप का है जो किससे मीडिएटेड होता है, कौन मीडिएट करता है इसको, एंटीबॉडी मीडिएट करती है। वो एंटीबॉडी जो किसने बनाई, बी लिम्फोसाइट ने बनाई, पर्टिकुलर पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। तो एक तो ये टाइप है एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये एंटीबॉडी बनाई थी बी लिम्फोसाइट ने। इसके बाद हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, सेकेंड टाइप, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की। इस इम्यून रिस्पॉन्स को कौन प्रोड्यूस करेगा, स्पेशलाइज सेल। कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट। कहाँ पे होगा ये, ब्लड में नहीं होगा, सेल के अंदर होगा, किसी टिश्यू के अंदर होगा। तो वहाँ टिश्यू के अंदर अगर कोई पैथोजन ब्लड से निकल के एस्केप करके टिश्यू में एंटर कर गया, तो वहाँ पे उसको किल करने के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी। और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स काम करेंगी, टी लिम्फोसाइट ये काम करेंगे। ये भी एक टाइप ऑफ WBC है, ल्यूकोसाइट ही है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बोथ। और ये देखा जाता है कि अगर हम कोई ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, किसी ऑर्गन का ग्राफ्ट करा रहे हैं, किडनी का, लीवर का, हार्ट का, आई का, तो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है अगर कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए तो। लेकिन इस ट्रांसप्लांट में क्या ढूंढा जाता है, सुटेबल डोनर। ये नहीं कि हम किसी भी और ऑर्गेनिज्म का किडनी पार्ट ला के किसी ह्यूमन में इंजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जो टी लिम्फोसाइट बनाती है, वो उसका रिजेक्शन करा देगी। क्यों, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकती है अपनी बॉडी में कि कौन सी अपनी सेल्फ सेल है और कौन सी बाहर की नॉन सेल्फ सेल है। तो नॉन सेल्फ सेल मिलने पे वो एक्टिवेट हो जाएगी इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड वाली, और उसको रिजेक्ट करा देगी। तो इसलिए क्या ढूंढा जाता है, सुटेबल डोनर ढूंढा जाता है, जिसमें अपना इम्यून रिस्पॉन्स कम से कम एक्टिव हो, सेल मीडिएटेड वाला। तो अच्छा सुटेबल डोनर के लिए उसको उसके साथ क्या करेंगे, टिश्यू मैचिंग करेंगे, साथ में ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे। और ज़्यादा सुटेबल कौन होगा, जो क्लोज रिलेटिव होगा, उसमें चांस है कि कम से कम अपना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अगर किसी अनरिलेटेड पर्सन से या किसी दूसरे प्राइमेट से ऑर्गन अपन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो उसमें चांस है कि वो पक्का क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होने का चांस है। तो जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं या आइडेंटिकल ट्विंस में कोई है, तो उस केस में ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। और उसके बाद भी वो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी कुछ कुछ अपना इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ टी लिम्फोसाइट वाला काम करता रहेगा। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए साथ में कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन साथ साथ में कंज्यूम करनी पड़ेंगी, सो दैट वो ग्राफ्ट जो है, ट्रांसप्लांट पार्ट है, वो रिजेक्ट ना हो जाए अपने इम्यून सिस्टम की द्वारा। तो उसे बचाने के लिए ये करना पड़ेगा टिश्यू मैचिंग। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग इसेंशियल है बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट। कोई भी ग्राफ्ट कराने पहले ये तो मैच करने ही करने पड़ेंगे। और ये मान लो हो भी गए काफ़ी मैच कि भाई क्लोज रिलेटिव से कराया,
तो ये काफ़ी मैच हो गए। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स को क्या देनी पड़ेंगी, इम्यूनोसप्रेसेंट तो देनी ही पड़ेंगी, ताकि वो आगे के लिए कम से कम उसका इम्यून सिस्टम काम करे। यानी कि अपनी बॉडी की एबिलिटी है कि वो पहचान सकती है सेल्फ सेल को और नॉन सेल सेल को, और ये एबिलिटी कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स देता है अपने को, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई नॉन सेल्फ सेल उसको मिल गई तो वो उसका क्या करा देगा, ग्राफ्ट का रिजेक्शन करा देगा, उसको अपनी बॉडी में फंक्शनल नहीं होने देगा। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी पूरी। इसके बाद आपको ये एडिशनल पॉइंट नोट कर लेने हैं अपने एनसीईआरटी में, ये है नहीं कि अपने ना अलग अलग लेवल पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, जो सबसे पहले किसी फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा पैथोजन के में, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के फॉर्म में कौन काम करता है, अपनी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। कि वो बाहर सबसे पहले वो इंट्रैक्शन करेंगी किसी पैथोजन के साथ और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वो क्या हो गई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके बाद कि भाई वो कैसे करके ब्लड में रीच कर गया, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है वहाँ पे, कि न्यूट्रोफिल उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगी, मोनोसाइट उसको किल कर देंगी, मैक्रोफेज इंटरफियरोन फीवर होने लग जाएगा। ये सारे कैसे डिफेंस का मैकेनिज्म है, अपना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन उसके बाद भी वो ब्लड में किसी तरह एंटर कर गया, सेल के लेवल तक पहुंच गया, तो कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस फंक्शनल हो जाएगा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फंक्शनल हो जाएगा। वो किससे, कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी पावर जनरेट करेगा, किसकी हेल्प से, टी लिम्फोसाइट की हेल्प से और बी लिम्फोसाइट की हेल्प से। तो वो कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो अल्टीमेटली काम करेगा अपनी बॉडी में। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस।